10th ज्योग्राफी का चौथा चैप्टर हम करने जा रहे हैं, भूगोल का चौथा चैप्टर हम करने जा रहे हैं। इसका नाम है कृषि, खेती। बेटा एक बात याद रखना, खेती क्यों की जाती है? खेती की जाती है ताकि बेटा हमारे लिए अनाज पैदा किया जा सके, मतलब हमारे लिए भोजन उत्पन्न किया जा सके, कपड़े बनाए जा सके। कपड़े मतलब खेत से कपड़े आते हैं, बिल्कुल बेटा खेत से ही कपड़े आते हैं। सूती कपड़ा, कपास हमें खेत से ही मिलता है, और खेत से मिलने वाले और भी बहुत सारे बेटा हमारे यहाँ पर हमारे पास सामान है जिनके बारे में इस चैप्टर में हम चर्चा करने वाले हैं। तो खेती आप समझ लीजिए, किसी बेटा जमीन के टुकड़े पर हल चलाकर, बीज लगाकर प्राप्त की जाने वाली फसल को बेटा हम खेती बोलते हैं। अब उसका उपयोग बेटा खाने के लिए हो, चाहे कमाने के लिए हो, चाहे बेचने के लिए हो, चाहे दवाई के लिए हो, चाहे कपड़े के लिए हो। ठीक है, बात ठीक है, अगला समझ में आया? तो बेटा सबसे पहले एक बात की जाए, क्या शुरुआत में हम खेती करते थे? तो बेटा अंग्रेजी माध्यम से हमें ये पता चला है कि भारत की लोग 10,000 साल पहले, सबसे पहले इंसान ने खेती करना सीखा था, और अफ्रीका में करना सीखा था, ऐसा हमें बताया जाता है। अफ्रीका और एशिया के अंदर सबसे पहले 10,000 साल पहले इंसान ने खेती करना सीखा था। लेकिन बेटा अब ऐसे भी साक्ष्य मिले हैं जो ये बताते हैं कि बेटा इंसान तो खेती छोड़ो, इंसान तो 7-7, 8-8, 10-10 हजार पहले भी काफी डेवलप था। तो उस टाइम क्या वो बहुत डेवलपमेंट उसके पास थी, रथ थे, घोड़े थे, लेकिन खेती नहीं थी? तो थी। तो इसका मतलब हमारी नॉलेज में धीरे धीरे इजाफा होता है। क्यों? शुरू में कुछ थ्योरीज दी जाती हैं, बाद में कट जाती हैं, जैसे जैसे नई नई बेटा खोज होती रहती है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम सब कुछ जान चुके हैं। हर युग में हर किसी को लगता है कि हम सब कुछ जान चुके हैं, पर वो गलत होते हैं, क्योंकि बेटा सब कुछ कोई नहीं जान सकता। हर बार कुछ ना कुछ जानना बढ़ता है, या कुछ जानना रह जाता है, और कुछ सवाल हमेशा बने रहते हैं। ठीक, लेकिन आप याद रखना कि इंसान ने सबसे पहले बेटा कब 10,000 साल पहले खेती करना चालू की। सबसे शुरुआती खेती इंसान ने कैसे चालू की? उसको बोलते हैं बेटा झूम खेती / बर्न खेती। जल्दी जल्दी सुनेंगे। झूम खेती के अंदर क्या होता है बेटा? इंसान क्या करता है, कुछ जगह को सुनिश्चित करता है, उस जगह के पेड़ों में आग लगाता है, उतना जंगल जब जल जाता है तो उन पेड़ों की राख उस जमीन के अंदर मिल जाती है, बहुत सारे पोषक तत्व उस जमीन में मिल जाते हैं, तो उस जमीन में खाद देने की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ पानी और बीज लगाने से बहुत बढ़िया फसल होती है। लेकिन बेटा ये बहुत ज्यादा दिनों तक नहीं चलती, कुछ महीने, कुछ साल, 2 फसल 3 फसल के बाद, सीजन के बाद बेटा वो जमीन अपनी उपजाऊपन खो देती है। बाद में बेटा वो उस जमीन को छोड़कर अगली किसी जमीन पर चले जाते हैं, और बेटा उस जमीन पर कुछ सालों बाद धीरे धीरे पेड़ उगकर दोबारा वही सामान रिस्टोर हो जाता है। तो ये बेटा किस प्रकार की खेती कब तक चल सकती थी? जब इंसानों की बेटा संख्या ज्यादा नहीं थी कि वो एक जगह पर जाए, फिर उस जगह पर वापस आने में उनको कई 100 साल लगे। तो बेटा जब तक तो पेड़ उग जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बेटा अब इंसानों की जनसंख्या जब बहुत ज्यादा बढ़ गई तो इस प्रकार की खेती तो करी जा ही नहीं सकती। अगर इतने लोगों के लिए हम जंगल जलाकर खेती करने लगते तो सारे जंगल ही खत्म हो जाते और हम भी खत्म हो जाते। ठीक है बेटा, अगली चीज, तो भारत के अंदर जो खेती होती है या दुनिया के अंदर जो खेती होती है बेटा, 2 प्रकार की खेती होती है आजकल। पहली तो बेटा अपना पेट पालने के लिए खेती होती है, और दूसरा होती है बेटा इतनी खेती की जाए कि पेट तो पले ही पले, इतना सामान बने कि हम उसका व्यापार कर पाए, दूसरे देशों में उसे बेच पाए, जिससे कि बेटा विदेशी मुद्रा कमाई जा सके या अपने पैसे कमाए जा सके, ताकि बेटा इस देश का विकास हो सके। और भारत ये करने में कब कामयाब हुआ? जब भारत के अंदर बेटा ग्रीन रेवोल्यूशन आया, हरित क्रांति आई 1960 के दौर के बाद। इससे पहले बेटा हम वैसे भी गुलाम थे, तो क्या इंग्लैंड का पेट भरते भरते, विदेशी लोगों का पेट भरते भरते ही हम भुखमरी से मर गए, और बेटा बंगाल के अंदर फैली हुई भुखमरी, और ऐसे अनेक एग्जाम्पल हमारे पास है। लेकिन बाद में जब बेटा हमारा देश आजाद हुआ तो हमारे भारत देश ने अपने लिए सोचा, और उसके बाद बेटा इस दुनिया के लिए भी सोचा, और आज बेटा हम बड़े बड़े देशों के अंदर में नामों में आते हैं जो बेटा कुछ इंपॉर्टेंट चीजें इस दुनिया को देते हैं। क्या देते हैं? हम आगे पढ़ते हैं। मैंने तुमको दोनों बता दिया। गृह जीविका कृषि का मतलब इसमें काम चलाया जा सके, काम मतलब घर का काम चला सके, इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग या इंटेंस फार्मिंग बोलते हैं। लेकिन वाणिज्य खेती, कमर्शियल फार्मिंग का मतलब है खेती इस स्तर पे की जाए कि बेटा उसका सामान आगे बेचा जा सके और पैसा कमाया जा सके। मुख्य फसलें कौन कौन सी हैं भारत की भाई? अच्छा, क्रॉपिंग पैटर्न की बात की जाए तो क्या है? क्रॉपिंग पैटर्न का बेटा मतलब होता है कि हर फसल का एक सीजन होता है, क्या आम आपको सर्दी में मिलता है? आप बोलोगे मिल तो जाता है भैया, लेकिन बेटा वो उगता नहीं है, वो गर्मी में उगे हुए फलों को ही कोल्ड स्टोरेज के अंदर, फ्रिज गृह के अंदर स्टोर किया जाता है और आपको दिया जाता है। तो बेटा वो शुद्ध फल नहीं है, वो पुराना फल है, बासी फल है, सीजन का फल नहीं है। इस प्रकार के ऑफ सीजन फल खाने से आपकी तबीयत खराब हो सकती है, इसलिए हमें हमेशा सीजन के फल खाने चाहिए। जिस सीजन में जो फल आए वो हमें खाना चाहिए। मुख्य फसलें देखो भारत के अंदर कौन सी है? तो भारत की बेटा सबसे मुख्य फसलों के अंदर गेहूं और चावल आता है। चावल की बात की जाए, क्या चावल की बात की जाए तो भारत के अंदर सबसे ज्यादा खाए जाने वाला उत्पाद चावल है, और दुनिया के अंदर भेजे जाने वाला विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक देश, दूसरा सबसे ज्यादा चावल बनाने वाला दुनिया का सबसे दूसरा देश कौन सा है?
भारत है। और बेटा चावल को ही हम खरीफ की फसल कहते हैं। क्या? खरीफ की फसल कहते हैं। इस बेटा चावल की भूमि या चावल की खेती करने के लिए हमें बहुत ज्यादा अधिक पानी की जरूरत होती है। तो जिन क्षेत्रों के अंदर पानी की कमी होती है वहां पर चावल नहीं हो सकता। पर जहां पर बेटा भारी कमी नहीं है, पानी है, नदियां हैं, जल सिस्टम है, बारिश है, उस जगह पर बेटा चावल उगेगा। तो कभी एमसीक्यू मिले तो आपने आप उन राज्यों का अंदाजा लगा लेना कि राजस्थान आए तो वहां पर चावल पे ओके कर ही मत देना, क्योंकि बेटा वहां पर पानी की कमी होती है। अगला है गेहूं। क्या? गेहूं। ठीक है, एक बेटा खरीफ है तो दूसरी रबी की फसल है। और गेहूं के अंदर याद रखिए, गेहूं बेटा भारत की दूसरी सबसे खाने वाली इंपॉर्टेंट फसल है। रोटी के बिना तो नॉर्थ इंडिया में लोगों का पेट भी नहीं भरता। अगली चीज देखिए कि रबी की जो फसल है बेटा याद रखना, ये हमेशा सर्दियों में लगाई जाती है। क्या? सर्दियों में लगाई जाती है। और जितनी ज्यादा ठंड होगी उतना अच्छा गेहूं होता है। और बेटा गेहूं को सर्दियों के अंदर होने वाली हल्की हल्की बारिश उस फसल के लिए बहुत ही जरूरी होती है। अभी देखा था ना, सर्दी के अंदर हल्की हल्की बारिश पड़ी थी, लोग कहते थे बारिश पड़ गई, ठंड पड़ गई। तो बेटा इसी के लिए होता है। अगला है बेटा मोटे अनाज, मतलब मिलेट, जैसे कि बाजरा, जैसे कि बाजरा हो गया। अब बेटा बाजरा जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट फसलों में से एक है। क्यों? बेटा कई देशों के अंदर बाजरे को ही प्रमुख फसल के रूप में खाया और पकाया जाता है और बनाया और उगाया जाता है। तो बेटा हमारे देश के अंदर भी इसकी बहुत अच्छी खपत है, क्योंकि हमारे देश क्या है, इस दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन है। तो उसका पेट तो भरना ही भरना है, लेकिन साथ में हम इतना बना लेते हैं कि विदेश में भी भेज पाते हैं। दूसरा है मक्का। दूसरा क्या है बेटा? मक्का। मक्का तो तुम्हें पता है भैया, यह भी ऐसी फसल है जो कि खाने में इस्तेमाल होती है और इस पूरी दुनिया में इसकी क्या है? डिमांड है। बेटा इसको उगाने के लिए भी हमें हल्की गर्मी की जरूरत होती है, भारी नहीं, 20-21 डिग्री सेल्सियस की जरूरत पड़ती है। दालें, भारत का सबसे बड़ा उत्पादक उपभोक्ता देश कौन है? सबसे ज्यादा दालें उगाने वाला, सबसे ज्यादा दालें खाने वाला देश भारत ही है। जैसे कि अरहर हो गई, मूंग हो गई, मटर हो गई, चना हो गई, ये भारत की बेटा क्या है? मशहूर या मेन फसलें हैं दालों की। और बेटा दाल से हमें क्या मिलता है? दाल से हमें पोषक तत्व और विटामिन और मेन भाई प्रोटीन बेटा दालों से ही मिलता है। अगली बेटा फूड क्या है? इन खाद्य संसाधनों से अगली और क्या फसलें हैं बेटा? गन्ना। क्या? गन्ना, जो हमें देता है चीनी, गुड़ और कई प्रकार की औषधियां। एक बात याद रखना, गन्ना जो होता है बेटा, गन्ने के लिए 21 से 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, और 100 सेंटीमीटर बारिश, मतलब ये भी ठीक ठाक पानी के अंदर उगने वाली फसल है। सूखी जगह पर गन्ना आपको नहीं मिलेगा। और कम पानी में उगाए गए गन्ने की बेटा क्वालिटी और मिठास कम होती है। क्या होती है? कम होती है। अगला है बेटा तेल। क्या? तेल। 2018 में भारत चीन के बाद सबसे बड़ा तिलहन उत्पादक देश था। मतलब तेल के अंदर भी भारत चीन के बाद सबसे बड़ा देश है जो तेल उत्पादन करता है। दुनिया भर के तरह के तेल हमारे यहाँ बनाए जाते हैं, तिल से लेके सरसों तक, है ना, कि तेल हमारे यहाँ पर बनाए, उगाए और यूज किए जाते हैं। समझ में आया बेटा? अगली फसलें क्या है? कॉफी। बगान में और ज्यादा मतलब इस जो बगान के अंदर उगाई जाने वाली फसलें होती हैं वो कौन सी हैं? चाय, कॉफी, पटसन, रबड़। बेटा ये सब क्या होती है? ये ऐसी फसलें हैं, बगानी फसलें होती हैं, मतलब पहाड़ी इलाकों के अंदर किया जाता है। क्यों? इन्हें लगातार बेटा काफी पानी की जरूरत पड़ती है। इनके लिए जो मौसम चाहिए वो भी कैसा चाहिए? जिसके अंदर बेटा पानी की मात्रा ज्यादा हो। बहुत गर्म जगहों पे बेटा इनको उगाना मुश्किल है, इसलिए आपने देखा होगा दार्जिलिंग, हिमाचल, इन सब जगह पे चाय के बागान, कॉफी के बागान ज्यादा है। दिल्ली में तो दिखाई नहीं देगा, राजस्थान में तो दिखाई देगा नहीं। ठीक है, अच्छा अगली क्या है बेटा? हॉर्टिकल्चर क्रॉप, बगानी फसलें, मतलब कुछ ऐसी फसलें हैं बेटा जो कि इसी बाग और बगानी के अंदर काम आती है, जैसे कि लीची, जैसे सेब, है ना। ठीक है, अगला देखो बेटा, अखाद्य फसलें, ऐसी फसलें जिनको खाया ही नहीं जा सकता। तो बेटा पहली है रबड़। कौन सी? रबड़। रब्बे भूमध्य क्षेत्र की फसल में, लेकिन विश्व परिस्थिति में उष्णकटिबंध। सीधी सी बात समझो भाई, रबड़ जो होती है ये कई प्रकार के महत्वपूर्ण कामों के अंदर आती है। रबड़ को गोंद भी कहते हैं बेटा। इससे कई अब बोलते हैं अखाद्य फसल, हमारे यहाँ तो बेटा गोंद के भी लड्डू बना दिए जाते हैं। खाए गोंद के लड्डू? आप बता पता नहीं कैसे घर से आए हो तुम, तुम्हारे यहाँ पर खाने पीने में ध्यान नहीं देते। तो बेटा कोई बात नहीं, मेरी मम्मी से पूछना, तुम्हें पता नहीं होगा। अपने बेटा दादी से पूछना, गोंद के लड्डू बनाए जाते हैं, उससे दवाई भी बनाई जाती है। ठीक है, अगली चीज देखो बेटा, रेशेदार फसलें ऐसे फाइबर। अगला है बेटा कॉटन। बेटा कपास की तो बात ही क्या की जाए, कपास से क्या बनता है? हमारा कपड़ा बनता है। क्या बनता है? कॉटन से हमारा कपड़ा बनता है। बेटा दुनिया के अंदर चीन के बाद भारत ही सबसे बड़ा कॉटन उत्पादक देश है। और याद रखना, जिस टाइम बेटा भारत उपनिवेश था, मतलब भारत के अंदर अंग्रेजों का राज था, तो हमारा सबसे बड़ा उद्योग ही सूती कपड़े का उद्योग था, जो कि वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जिसका नाश हो गया था, क्योंकि उसकी बेटा दुनिया के अंदर डिमांड कम हो गई थी। अगली फसल है बेटा जूट। क्या? जूट। ठीक है, अच्छा एक बार याद रखना, टेक्नोलॉजी ने बेटा हमारी कृषि को बहुत हद तक सुधार दिया है। क्यों? पहले बेटा गांव के अंदर हल चलाकर खेती करते थे, जोतते थे, बहुत समय लगता था।
रहट से और बैलों से और लोगों द्वारा बेटा पानी को खींचकर खेतों में डाला जा सकता। लेकिन आज हमारे पास मोटर है, हमारे पास समरसीबल है, हमारे पास ट्यूबवेल है। आज हमारे पास बेटा खेतों के अंदर बैल नहीं, हमारे पास ट्रैक्टर है, हमारे पास बेटा बड़ी बड़ी मशीनें हैं जो कि फसलों से अनाज को अलग कर सकते हैं मिनटों के अंदर। और बेटा ट्रैक्टर एक दिन में पूरे खेत को जोत सकता है, जो कि बैल एक हफ्ते में भी करने में मुश्किल थे। ठीक, ये बात आपको समझ में आ गई। और दूसरी एक चीज याद रखना, आजकल बेटा फसलों के अंदर कीटनाशक और दवाइयों का लगाना भी धीरे धीरे कम होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि बेटा हमारी सरकार इस प्रकार की फसलों को बना रही है जिन्हें हम बीटी या बायोटेक्नोलॉजी द्वारा बनाई गई फसलें बोलते हैं, जिसके अंदर जैसे बीटी कॉटन, मतलब जिसको कीड़े भी नहीं खा सकते और कम पानी में, ज्यादा तापमान में, कम तापमान में वो फसलें चलती हैं, खराब नहीं होती। इसी के साथ आपका चल